गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सोल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर जो है वो है 025868। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। ₹7500 is borrowed at compound interest at the rate of 2% for the first year, 4% for the second year and 5% for the third year. The amount paid after 3 year will be। 7500 रुपये उधार लिए। पहले साल इस पर ब्याज की जो दर है वो है हमारे पास 2%। 7500 का 2% 150, तो पहले साल CI मिलेगा 150 रुपीज। सेकेंड ईयर रेट है 4%, तो 7500 का 4% 300, और फिर 300 रुपये तो प्रिंसिपल पर मिला, प्लस क्या मिलेगा 4% 150 रुपये का। 150 रुपये का 4% क्या होगा 6 रुपये। फिर थर्ड ईयर अगर अपन बात करें तो थर्ड ईयर हमारे पास जो रेट है वो है 5%, तो 7500 का 5% 375 रुपये। 150 का अगर मैं 5% निकालूं तो 150 का 5% क्या आ जाएगा 7 रुपये 50 पैसे। 300 का 5% अगर निकाले तो क्या आ जाएगा 15 रुपये, और 6 रुपये का 5% निकालेंगे तो 6 × 5/100 30 पैसे। तो हमारे पास 3 साल में टोटल जो CI मिला वो देखें, अगर अपन पहले साल मिले 150 रुपये, दूसरे साल मिले 306 रुपये, नेक्स्ट ईयर अगर अपन बात करें तो 397 रुपये और 80 पैसे। तो टोटल CI अगर अपन काउंट करें कि हमें कितना मिल गया, तो 8 7 7 6 13 15 कैरी आ जाएगी 1, 853 रुपये 80 पैसे। 853 रुपये 80 पैसे CI मिला। प्रिंसिपल हमारा जो है वो है 7500, तो टोटल जो अमाउंट बनेगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल प्लस CI 8353.80, ये हमारे पास आ जाएगा 8353 रुपये 80 पैसे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ जाएगा। ये CI का क्वेश्चन था जिसमें तीनों साल हमारे पास रेट अलग अलग थी, तो हमने इसको ट्री मेथड से कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू द सम ऑफ द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर दैट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ डायगोनल 2√2 सेंटीमीटर। हमें कह रहे किसी वृत्त की जो परिधि है, सर्किल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप और 2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले वर्ग के परिमाप के योग के बराबर है। समबाहु त्रिभुज की भुजाकर मेरे पास 12 है, तो उसका पेरीमीटर क्या होगा 3 है, तो क्या आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का अगर मेरे पास वर्ग का विकर्ण 2√2 है तो इसकी भुजा क्या होगी 2 सेंटीमीटर। विकर्ण क्या होता है √2 × भुजा, तो भुजा 2 सेंटीमीटर, तो उसका पेरीमीटर क्या आ जाएगा 4 × 2 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो सर्कमफ्रेंस परिधि आई वो क्या आई 44 सेंटीमीटर। सर्किल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr, 2πr की वैल्यू 44 है, तो मुझे इसका एरिया बताना है। अब जिन लोगों को याद है कि 2πr 44 कब होता है, जब रेडियस 7 होती है, और रेडियस जब 7 सेंटीमीटर होती है तो एरिया क्या होता है 154। तो सीधा सीधा हम आंसर कह सकते हैं 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी। और नहीं याद तो 2π की वैल्यू 22/7 इंटू में r बराबर 44 से 44 कट जाएगा तो r की वैल्यू 7 सेंटीमीटर, और रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो एरिया निकाल ले। एरिया होता है πr², तो 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 क्या बनेगा 154, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो या तो आप डायरेक्ट कर लो या कैलकुलेशन करके आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। XYZ can do a work in 15, 10 and 30 days respectively. X is helped by Y and Z every third day. In how many days will the work be completed? हमें कह रहे X, Y, Z किसी काम को क्रमशः 15 दिन में, 10 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। 15 दिन में, 10 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम हमें यहाँ से टोटल वर्क निकालना है, क्या आएगा 60।
तो x काम करेगा, रोज 4 पेड़ लगाएगा, y रोज 6 पेड़ लगाएगा और z रोज 2 पेड़ लगाएगा। हम चाहते तो टोटल वर्क 30 भी ले सकते थे, पर हमने टोटल वर्क ले लिया 60। अब नेक्स्ट हमें क्या करा है, x इज हेल्प बाय y एंड z एवरी थर्ड डे। x की सहायता y और z के द्वारा हर तीसरे दिन की जाती है। इसका मतलब काम करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी है, x की, लेकिन हर तीसरे दिन उसकी मदद करने कौन आता है, y और z। तो पहले दिन काम करेगा x, दूसरे दिन काम करेगा x, तीसरे दिन x की मदद करेंगे y और z। तो पहले दिन x पेड़ लगाएगा 4, दूसरे दिन x लगाएगा 4 पेड़, तीसरे दिन तीनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे, 12 पेड़। तो टोटल हमें पता है कि कितने पेड़ लग गए, 20 पेड़। कितने दिन में, 3 दिन में। पहले दिन x था, दूसरे दिन भी x था, तीसरे दिन तीनों थे, तो 20 पेड़ लग गए 3 दिन में। पेड़ लगाने 60, इसके 3 गुना, तो टाइम भी कितने गुना लगेगा, 3 गुना। तो 60 पेड़ लग जाएंगे कितने दिन में, 9 दिन में। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 9 डेज में। ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। हमें कह रहा है प्रिया ने 2 मिक्सी 1500 रुपए में खरीदी, एक पर 9% का लाभ हुआ और दूसरे पर 6% की हानि हुई, लेकिन पूरे सौदे में न लाभ हुआ न हानि हुई। तो मिक्सियों के लागत मूल्य का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब एक पर 9% का लाभ हुआ, दूसरे पर हमें कह रहे हैं 6% की हानि हुई, और ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। ये ओवरऑल नो प्रॉफिट नो लॉस कब हो सकता है, जब एक पर जितना प्रॉफिट हुआ दूसरे पर उतने ही रुपए का लॉस हो। पहली मिक्सी का रेट अगर मैं ए मानूं, दूसरी मिक्सी का रेट अगर बी मानूं, तो ए का में 9% बचा और बी पर हमें 6% का लॉस हुआ। तो ए का जो 9% है वो बी के 6% के बराबर है। तो यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाले तो क्या आ जाएगा, 6/9 या 2/3। तो दोनों मिक्सियों के रेट का रेशियो क्या है, 2:3। ये हमारा आंसर आ गया। हमें इस 1500 रुपए को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। दो संख्याओं का HCF और LCM हमें 7 और 140 दे रखा है। ये संख्या 20 और 45 के बीच में है, तो हमें उन संख्याओं का योग बताना है कि क्या होगा। 2 नंबर्स का HCF है 7, LCM हमारे पास है 140। मान लिया कि उन दोनों नंबर्स का रेशो A रेशो B, तो नंबर्स होते हैं HA और HB, मतलब 7A और 7B। नंबर्स हमारे पास होते हैं HA और HB, HCF 7 है, तो नंबर क्या हुए, 7A और 7B। तो हम लोग यहाँ क्या कह रहे हैं कि 7A और 7B का मल्टीप्लाई, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई दोनों के LCM और HCF के मल्टीप्लाई के बराबर। 7 से 7 गया, 7 फिर काटे तो A इंटू B क्या गया, 20। अब कोई दो ऐसी वैल्यू जिनका मल्टीप्लाई 20 और आपस में को प्राइम नंबर हो, 1 और 20 हो सकता है, लेकिन उसने जो रेंज दिया उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 10 में ले नहीं सकता, 3 से आएगा नहीं, 4 और 5। 4 और 5 का मल्टीप्लाई 20, 4 और 5 आपस में को प्राइम नंबर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, पहली संख्या 7 है, मतलब 7 इंटू 4 28। दूसरी संख्या 7 भी, 7 इंटू 5 तो क्या आ जाएगी, 35। दोनों संख्याओं का योग चाहिए, तो दोनों संख्याओं का योग क्या आ गया, 63। ये हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी। हम चाहते तो HCF 7 है, LCM 140 है, LCM होता है HAB। तो H की वैल्यू 7 है तो AB की वैल्यू 20 आई, और 20 के लिए हम डायरेक्ट सोच सकते थे 4 और 5, और यहाँ से संख्या निकाल सकते थे, लेकिन हमने इसको पूरा तरीके से करा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। किसी बांस के 0.1 और 5/8 भाग क्रमशः मिट्टी और पानी में, उसके शेष की लंबाई हमें दे रखी है। तो बांस की लंबाई हमें बतानी है कि क्या होगी। 0.1 का मतलब पॉइंट हटाऊं तो 1/10 भाग, 1/10 भाग मिट्टी में, 5/8 भाग पानी में। फ्रैक्शन में टोटल हमेशा 1 होता है, तो 1 में से अपन इसको घटा दे, रिमेनिंग की लेंथ आ जाएगी। तो LCM क्या आ जाएगा, 40। तो क्या आएगा, 40 - 4 + 25, तो क्या आ जाएगा 11/40। तो 11/40 पार्ट की लेंथ हमें क्या दे रखी है, 2.3
2.75 मीटर। तो पूरे एक की लंबाई क्या होगी 2.75 इंटू 40/11। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा बटा में 100, 25 से चला जाएगा 4 बार, 25 से चला जाएगा 11 बार, 11 से 11 गया 40/4 क्या जाएगा 10 मीटर। तो पूरे बांस की लंबाई जो है वो क्या आ जाएगी 10 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 57। द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 21, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट वेरिएंस। गुणांक भिन्नता का हमें मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो हमें पता है कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन या में गुणांक भिन्नता जो है वो क्या होता है हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन के अंदर मीन, अगर परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100%। तो गुणांक भिन्नता कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हम क्या निकाले, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 7, मीन कितना 21, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से। 7/21 1/3 और 1/3 क्या होता है 33 1/3% या 33.33%। ऑप्शन सी हमारे पास आ जाएगा। हम क्या कह सकते हैं कि गुणांक जो भिन्नता है ये हमारे पास क्या होगी मानक विचलन अपोन में माध्य इंटू में 100%। परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100%, नहीं तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में आ जाता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 58। एक टंकी जिसकी धारिता 8000 लीटर है, इसके बाहरी माप हमें 3.3 मीटर, 2.6 मीटर और 1.1 मीटर दिए। इसकी दीवारों की मोटाई 5 सेंटीमीटर है, तो हमें इसके नीचे की तले की मोटाई बतानी है कि क्या होगी। टंकी की लंबाई हमारे पास है बाहर से 3.3 मीटर, मतलब 330 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसकी जो मोटाई है वो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर मोटी दीवार इधर होगी और 5 इधर होगी, तो 10 कम हो जाएगी। तो अंदर से लंबाई हमारे पास क्या जाएगी 320 सेंटीमीटर। चौड़ाई हम लोगों को दे रखी है 2.6 मीटर, मतलब 260 सेंटीमीटर। 5 5 10 ये कम हो जाएगी, तो अंदर से चौड़ाई क्या जाएगी 250 सेंटीमीटर। बाहर से हाइट हमें दे रखी है 1.1 मीटर, मतलब 110 सेंटीमीटर। मान लिया कि जो तला है उसकी मोटाई अगर x है, तो अंदर से जो मेरे पास इसकी हाइट आएगी वो क्या 110 माइनस x आ जाएगी, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो अब इसका जो अंदर का वॉल्यूम है वो इसकी कैपेसिटी 8000 लीटर के बराबर होगा। अब हम लोगों को पता है कि या तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, या हम लोगों को पता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। तो यहां से अगर मैं इसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना चाहूं तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना में ऊंचाई 110 माइनस x बराबर होगा वॉल्यूम के 8000 लीटर है, उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलूं तो गुना में 1000। अब यहाँ से 250 से क्या एक बार ये चला गया 4 बार, 4 से ये चला गया 80 बार, 80 से ये चला गया 100 बार। तो 110 माइनस x बराबर 100, तो x की वैल्यू क्या आएगी 10 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम देखें तो ये मीटर मीटर सेंटीमीटर, ये डेसीमीटर, 10 सेंटीमीटर क्या होता है 1 डेसीमीटर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन सी। आप लोग जानते हैं मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर, तो हमारे पास 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 डेसीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। ये मेंसुरेशन का अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमें क्या करे, 3 men ABC walk around a circle 1760 meter in circumference at the speed of 160 meter per minute, 120 meter per minute and 105 meter per minute respectively. If they all start together and walk in the same direction, at what time will they meet together again? हमें बताना वो कितने समय बाद मिलेंगे। जब भी हमें इनके मिलने का टाइम चाहिए होता है तो सभी के द्वारा एक चक्कर लगाने के टाइम का एलसीएम निकालते हैं। तो हमें इसकी सरकमफ्रेंस डिस्टेंस दे रखी है 1760 मीटर, ए की स्पीड दे रखी है,
160 मीटर पर मिनट, 160 मीटर पर मिनट। तो टाइम हमेशा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए का टाइम क्या होगा, डिस्टेंस 1760, स्पीड 160 मीटर पर मिनट, तो क्या आ जाएगा 11 मिनट। बी की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 120 मीटर पर मिनट। तो बी का टाइम क्या आएगा, 1760 बटा में 120, 0 से 0 चला गया। अगर अपन इसको 4 से काट दे, 4 चौक 16, 4 चौक 16 बटा में 3, तो 44 बटा 3 मिनट। सी की स्पीड हम लोगों को दे रखी है 105 मीटर पर मिनट। तो सी का जो टाइम होगा वो क्या होगा, 1760 बटा 105। अब यहां से अगर अपन इसको काटे तो 5 से चला गया 21 बार, 5 दिए 15, बच जाएगा मेरे पास 2, 26, 5, 25, 1 10 चला जाएगा 2 बार, 352 बटा 21, 5 3 8 2 10 नहीं कट रहा, तो क्या आया 352 बटा 21 मिनट। अब मुझे अगर इनके मिलने का टाइम चाहिए तो सभी के टाइम का एलसीएम निकालें। तो सभी के टाइम का अगर एलसीएम निकालें तो 11 44/3 और 352/21, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो अंश का तो एलसीएम 11, 44 और 352 का अगर अपन एलसीएम निकालें तो देखो 352 में 44 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 11 का भी जा रहा है, तो एलसीएम क्या आया 352। डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, क्या आएगा 1, तो कितने मिनट बाद मिल जाएंगे, 352 मिनट बाद। हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, तो 352 मिनट के बाद ये मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 60 नंबर। x प्लस 1/4x बराबर 3/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x³ प्लस 1/8x³। अब 8x³ चाहिए तो ये 2x का होल क्यूब है, ये भी मेरे पास क्या है 2x का होल क्यूब है, तो मुझे इसको 2x प्लस 1/2x बनाना है। तो हमें दे रखा है x प्लस 1/4x बराबर 3/2, तो पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई बाय 2 कर दे तो क्या आएगा 2x प्लस 1/2x बराबर 3। अब 2x प्लस 1/2x बराबर 3 है, हमें चाहिए 8x³ प्लस 1/8x³। तो हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब माइनस में 3 इंटू 2x इंटू 1/2x, ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x। तो यहां से क्या जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब 27 माइनस में 3 इंटू, ये तो 1 हो जाएगा और इसकी वैल्यू 3, तो 27 माइनस 9, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया 18। अब जिनको ये फॉर्मूला याद है कि y प्लस 1/y 3 होता है, तो y³ प्लस 1/y³ 18 होता है, तो वो डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 61। इफ द रूट ऑफ बाइनोमियल इक्वेशन x² प्लस px प्लस q बराबर 0 इज 10, 30 एंड 10, 15 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 प्लस q माइनस p। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² प्लस px प्लस q बराबर 0, इसके रूट अगर 10, 30 और 10, 15 है तो क्या होगा 10, 30 प्लस 10, 15 की वैल्यू माइनस का p, और 10, 30 इंटू 10, 15 इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी q। तो हमें क्या बताना है 2 प्लस q माइनस p। अब देखो यहां से अगर अपन बात करें 1045 डिग्री की, तो 1045 डिग्री क्या 1030 प्लस 15 होता है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1030 प्लस 1015 अपॉन में 1 माइनस 1030 इंटू 1015, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो 1045 बराबर 1030 प्लस 15 की वैल्यू माइनस b अपॉन में 1 माइनस q। 1045 डिग्री 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो माइनस b बराबर 1 माइनस q, q को इधर ले आए तो q माइनस p बराबर 1। अब q माइनस p की वैल्यू 1 है, तो q माइनस p की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो 2 प्लस 1 क्या बन जाएगा 3, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर।
P इज इक्वल टू 2 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस साइन थीटा, Q बराबर दिस। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। P है 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा साइन थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। अब अगर मैं इसका रेशनलाइजेशन कर दूं तो 2 साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ऊपर तो बना 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपोन में हमारे पास क्या बना, कोस स्क्र थीटा प्लस साइन स्क्र थीटा प्लस 2 कोस थीटा साइन थीटा माइनस का 1। तो ये 1 से ये दोनों की वैल्यू 1 होती है तो ये कट जाएगा। फिर 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा कट जाएगा तो क्या बनेगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कोस थीटा। तो कोस थीटा का अगर मैं भाग दे दूं तो 1 प्लस टेन थीटा 1 अपॉन कोस थीटा क्या होगा, सेक थीटा। तो क्या आएगा 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब Q की वैल्यू अगर अपन देखें तो Q हमारे पास क्या है, कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा। अगर मैं इसको लिख दूं 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये इससे रिलेटेड फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो 1 अपॉन कोस थीटा अगर लिखूं तो क्या बनेगा, सेक थीटा माइनस में टेन थीटा। ये मेरे पास Q की वैल्यू आ गई। अब मैं P और Q को अगर जोड़ता हूँ तो P की वैल्यू है 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा, Q की वैल्यू मेरे पास है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया, तो आंसर क्या है 1। तो इसका मतलब P प्लस Q बराबर किसके आएगा, 1 के। तो ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, डी। डी इसका सही आंसर आ जाएगा। हमने सबको इसको रेशनलाइज करके अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। इसकी वैल्यू अगर इसके बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है कि किसके बराबर होगी। तो अब देखो इसको क्या मैं 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1 लिख सकता हूं। प्लस के अंदर 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 का स्क्वायर माइनस 2 की पावर 1/3 प्लस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आप लोगों को याद हो कि फॉर्मूले होते हैं हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहां पर अगर मैं इस वैल्यू को ध्यान से देखूं तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन रहा है। इसका मतलब इंटू में क्या चाहिए, ए माइनस बी। तो क्या यहाँ पर मैं इंटू में ऐसा लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/3 माइनस 1, ऊपर भी 2 की पावर 1/3 माइनस 1, ऊपर नीचे मैंने इससे गुना कर दिया। ये मेरे पास बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो इसको मैं ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुना कर देता हूँ। बटा में तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 की पावर 1/3 प्लस 1 से, और ऊपर भी 2 की पावर 1/3 प्लस 1 से। जब मैंने इस तरह से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास नीचे तो बना ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और ऊपर बना 2 की पावर 1/3 माइनस 1, ए क्यूब 2 की पावर 1/3 का क्यूब 2, 1 का क्यूब 1। तो मेरे पास यहाँ से क्या आया, ये टर्म आई प्लस। अब सेकेंड वाली टर्म अगर देखूँ तो मेरे पास बटा में क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 2 की पावर 1/3 का क्यूब 2 प्लस 1 का क्यूब 1, 2 की पावर 1/3 प्लस 1। तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 2 की पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 1/3 प्लस 1/3। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ 3 आ जाएगा,
3 इंटू 2⁻⁴ माइनस में 3 प्लस 2⁻⁴ प्लस 1, तो मेरे पास क्या जाएगा 3 इंटू 2⁻⁴ और 2⁻⁴ मतलब 4 इंटू 2⁻⁴, 4 इंटू 2⁻⁴, माइनस 3 प्लस 1 माइनस का 2 अपॉन में 3। इसको अगर मैं कंपेयर करूँ राइट हैंड वाली टर्म से a इंटू 2⁻⁴ माइनस b अपॉन c, तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, b की वैल्यू क्या आ गई 2 और c की वैल्यू क्या आ गई 3। हमें क्या चाहिए a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर जोड़ दो तो क्या आ जाएगा 9, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। हमारे पास इसका आंसर आ गया सी। ये अलजेब्रा का अच्छा सा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। In figure ADE and ABC are similar. If AC ratio BC is equal to 3:2, then the ratio of D ratio E. अब हमें पता है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर होता है, तो AD अपॉन AB बराबर D अपॉन BC बराबर AE अपॉन AC। अब देखो मुझे रेशियो दे रखा है किसका, AC और BC का। एक टर्म तो है AC, एक टर्म है BC। इसका मतलब मैं इन दोनों टर्म्स को लिख लूं तो D अपॉन BC बराबर AE अपॉन AC। AC को ऊपर ले आऊं तो AC अपॉन BC बराबर AE अपॉन D। अब AC और BC का रेशियो क्या है 3:2, तो AE और D का रेशियो क्या आया 3:2। लेकिन हमें रेशियो चाहिए D और AE का उल्टा रेशियो चाहिए, तो D रेशियो AE क्या बनेगा 2:3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर आ गया। मेन आपको देखना है कि रेशियो किसका चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर। 65 नंबर में हमें इसका मान बताना है कि क्या होगा। अब देखो ये टर्म हमारे पास क्या है 1 प्लस 3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, 3 की पावर 4 प्लस 1, 3 की पावर 8 प्लस 1, 3 की पावर 16 प्लस 1 इंटू में 3 की पावर 32 प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस वैल्यू को 3 - 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, लेकिन हमारे पास एक छोटा सा फर्क पड़ेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इन दोनों टर्म की मदद से 3 + 1 इंटू 3 - 1 की टर्म से क्या बनाऊंगा 3 का स्क्वायर माइनस 1। फिर इसकी और इसकी मदद से टर्म क्या बनाऊंगा 3 की पावर 4 - 1। अब इसकी और इसकी मदद से क्या बनाऊंगा 3 की पावर 8 - 1। इसकी और इसकी मदद से 3 की पावर 16 - 1। 3 की पावर 16 - 1 इंटू 3 की पावर 16 प्लस 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या बनाऊंगा 3 की पावर 32 - 1। इसका और इसकी गुना से क्या बनाएंगे 3 की पावर 64 - 1। 3 - 1 अपॉन में 2 है प्लस में 1 है, तो एलसीएम ले लूँ 2, तो क्या आएगा 2 प्लस 3 की पावर 64 - 1, तो 3 की पावर 64 प्लस 1 अपॉन में 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। बस हमें इसकी टर्म से ये सारी चीजें सोल्व कर लेनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। इन द गिवन फिगर PQ और RS जो है एक दूसरे के समांतर है। हमें x + y - z का मान बताना है कि क्या होगा। ये दोनों लाइनें समांतर है। इन दोनों लाइनों के समांतर अगर मैं एक लाइन T बिंदु से खींच दूं, T पॉइंट से एक लाइन इनके समांतर खींच दूं और इनको थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दूं, तो ये मेरे पास अगर एंगल Z है तो ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से ये एंगल भी क्या होगा Z होगा। ये तीनों पैरेलल लाइंस हैं तो ये Z होगा। ये x है तो ये कितना होगा 180 - x। ये 180 - x तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 180 डिग्री माइनस x। तो हमें यहाँ से पता लगा कि 180 डिग्री माइनस x
प्लस के अंदर z बराबर किसके है, y के, ये हम लोगों को पता है। तो अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, x प्लस वाई माइनस जेड, इन दोनों को इधर ले आओ। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर क्या बना, 180 डिग्री। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 67। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें बताना है कि n के किस मान के लिए बिंदु सरेखीय है। तो हमारे पास जो पॉइंट्स लिखे हुए उनको हम लिखते हैं n प्लस 1 1, 2n प्लस 1 3, 2n प्लस 2 और 2n। अब जो सबसे पहले लिखा उसको फिर से लिख दो, n प्लस 1 और 1। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इनका इससे गुना, इनका इससे गुना और इनका इससे गुना। तो 2n प्लस 1 को 1 से गुना करा 2n प्लस 1, 3 से गुना करा 6n प्लस 6, 2n से गुना करा 2n स्क्वायर प्लस 2n। इस साइड का मल्टीप्लाई अपन इक्वल कर देते हैं इस वाली साइड के मल्टीप्लाई के। इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, 2n प्लस 2, 2n इंटू 2n 4n स्क्वायर प्लस 2n, 3n प्लस 3। ये हम आपस में इक्वल रख सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको जो हम सोल्व कर पा रहे हैं वो कर लेते हैं। 2n 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 कट गया, फिर हमारे पास कट जाएगा और कोई वैल्यू डायरेक्ट कट नहीं रही। तो मैं क्या लिखूंगा, 2n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 7 बराबर यहाँ लिखूंगा 4n स्क्वायर, इसके अलावा क्या बचा, प्लस 3n, 3 प्लस 2 5। ये इधर आ गया, 2n स्क्वायर आ गया माइनस का, 4n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर गए 2n स्क्वायर, इधर आते ही माइनस का 3n, ये इधर आते ही माइनस का 2 बराबर 0। ये इक्वेशन बनी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। -3 के ऐसे दो टुकड़े जिसका टोटल तो -3 हो, मल्टीप्लाई माइनस का 4 हो, तो -4 प्लस का 1, दोनों का टोटल -3 मल्टीप्लाई -4। तो n की वैल्यू चाहिए, एक तो साइन चेंज कर दो और n स्क्वायर के साथ जो वैल्यू उसका भाग दे दो। तो n की वैल्यू क्या है, 2 या -1/2। अब -1/2 ऑप्शन में है नहीं, तो 2 ऑप्शन में, तो आंसर क्या गया 2। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 नंबर। From a point on the bridge across the river, angle of the depression of the bank of the opposite side of the river are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge at a height of 2.5 meter from the bank, find the width of river. ये एक रिवर, इससे 2.5 मीटर हाइट से नदी के दो किनारों के जो कोण है वो हम लोगों को पता है। ये एक एंगल है 30 डिग्री और दूसरा एंगल है 45 डिग्री। हम लोगों को ये दे रखे, हमें कह रहे एक नदी के ऊपर स्थित एक पुल के एक बिंदु से नदी के विपरीत किनारों के अवनमन कोण हम लोगों को दे रखे हैं 30 डिग्री और 45 डिग्री। इसकी हाइट हमें दे रखी है 2.5 मीटर। तो हमें क्या करना है, नदी की चौड़ाई बतानी है। ये 45 डिग्री, ये 2.5, तो ये भी 2.5 मीटर। अब ये 30 डिग्री, ये 2.5, तो ये क्या होगा 2.5 इंटू √3। अब 2.5 इंटू √3 की वैल्यू होती है 1.732। तो 1.73 को 2.5 से गुना करूं तो क्या आ जाएगा, 5 दूनी 10, कैरी आ गई 15, 1 16, 7 5 35, 1 36, 8, फिर 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, कैरी आ गई 1, ये 3, 0, 6 4 10, 12 और 1 13, कैरी आ जाएगी 8 4 12 और 1 13, 4.3300। तो 3 और 1 4 के बाद 0 लगा दूंगा तो क्या आ जाएगा 4.33 मीटर। तो पूरी नदी की चौड़ाई 4.33 मीटर प्लस में 2.5 मीटर, तो क्या आ जाएगा 6.83 मीटर। तो नदी की चौड़ाई क्या आ जाएगी 6.83 मीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन ने स्पेशली मेंशन कर रखा है कि √3 की वैल्यू 1.732 लेनी है, इसीलिए हमने ली, नहीं तो हम शायद 1.73 भी ले लेते, है ना। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं 69। ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो करके देखते हैं। अब देखो यहां पर अगर मैं ऑफ को सोल्व करूं तो 2 ऑफ 3 क्या लिखूंगा 6, तो मैं क्या लिखूं 2 इंटू 3 डिवाइड में 6 इंटू में 2। अब डिवाइड में ये वाली टर्म है तो इसको सोल्व करते, ये 4 ऑफ 4 क्या बनेगा 16, तो ब्रैकेट में क्या लिखूंगा 4 प्लस 4 इंटू 4 डिवाइड में 16 माइनस में 4 डिवाइड में 4 इंटू के अंदर 4, 16 से 16 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो क्या बना 4 प्लस 1 माइनस 4, 4 से 4 कट गया तो क्या आया 1, तो डिवाइड में 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, 6 से 6 कट गया तो 2/1 या 2, तो हमारा सही आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सिंप्लीफिकेशन का बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, आंसर क्या आ गया डी। नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर। Out of the 3 doors, one hides a car and the other hides goods. A contest select one door. The host who knows what is behind each door open a door hiding a goat. If the constant switch his choice, then what is the probability of winning the car? हमारे पास कह रहा है कि 3 दरवाजे मोंटी होल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है जो भी हमारे एग्जाम में आने लगे। इन 3 दरवाजों में से एक के पीछे कार है और 2 के पीछे बकरी है। हमने इन तीनों में से कोई एक दरवाजा सिलेक्ट कर लिया। अगर मैं इस दरवाजे को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे को यहां पर कार मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कार तीनों में से किसी एक में होगी। दरवाजे टोटल 3 है तो मेरे पास प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1/3। अब मेरे पास अगर मैंने ये दरवाजा सेलेक्ट करा तो मेरे पास कार जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो इन दोनों दरवाजों में कार होने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई 2/3। अब होस्ट ने हमें क्या करा, एक बकरी छुपाने वाला दरवाजा खोलकर दिखा दिया, बोला कि इसमें बकरी है, तो इसमें बकरी है तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 0, तो इसमें 0 दोनों का टोटल 2/3 था, तो इसमें कार होने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ पर स्विच कर जाता हूँ, मैं मेरा दरवाजा बदल लेता हूँ, अपनी पसंद बदलता हूँ, तो कार जीतने की संभावना मेरे पास क्या हो जाएगी 2/3। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 71। कन्वर्ट द ऑक्टल नंबर इनटू इट्स इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर। हमें इस ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में बदलना है कि क्या होगा। तो हमारे पास नंबर है 3451, तो यहां मैं 8 की पावर 0 लिखता हूं, यहाँ 8 की पावर 1 या 8 की पावर 2 या 8 की पावर 3। 8 की पावर 0 का मतलब 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब 64, 8 का क्यूब 512, इनको गुना करके आपस में जोड़ना है। तो 512 का 3 गुना 1536, 64 का 4 गुना 256, 8 5 40, 1 गुना 1 1, 12 और 1 13, कैरी आ गई 1, 4 9 4 13, 5 2 7 और 1 8, 1833। तो हमारा आंसर क्या जाएगा ऑप्शन डी। हमारे पास इसके समतुल्य डेसिमल नंबर क्या आ गया 1833। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 72। A sum of rupees 12,000 amount to 20,736 in 3 years at a certain rate percentage per annum. Interest compounded annually. What will be the amount of same sum be in 2 years at the same rate on compound interest? इसका अलावा हमें यहाँ से रेट निकालनी पड़ेगी। हमें पता है कि हमारे 12,000 रुपये 3 साल में बन जाते हैं 20,736 रुपये। तो इनका अपन सबसे पहले रेशियो निकालें। 12 से काट दूं तो 1000, 12 से काटा गया एक बार 87, तो 12 7 क्या जाएगा 84, बच जाएगा 3 33, 24 मेरे पास बच जाएगा 6 3 9 96, 1728। इसके बाद नहीं कट रहा, टाइम 3 साल है तो क्यूब रूट कर दिया, तो क्यूब रूट करा तो ये क्या हो गया 10 से 12, 10 से 12 हुआ, इसका मतलब 2 ब्याज मिला 10 पर, परसेंटेज में चाहिए इंटू करा 100% से, तो ब्याज की दर क्या आ गई 20%। तो रेट हमारे पास क्या जाएगी 20%। अब रेट 20% आ गई।
अब मुझे 12,000 रुपये पर 2 साल का CA चाहिए। 2 साल में कितनी अमाउंट बन जाएगी? 12,000 रुपये। पहले साल जब 20% निकालेंगे तो 12,000 का 20% 2400 रुपये। दूसरे साल फिर 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 2400 रुपये। अब 2400 का 20% 480 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितनी बनी? 2400 प्लस 2880, 5280 रुपये CI आया। प्रिंसिपल हमारे पास है 12,000 रुपये, तो अमाउंट कितनी बनी? 12,000 प्लस CI हमारे पास 5280 रुपये, तो अमाउंट क्या बन गई? 17,280 रुपये। तो ऑप्शन सी इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 73। देखिए 73 ये हमारे पास DI का क्वेश्चन है। कह रहे हैं द ग्राफ शोज इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। ब्लैक कलर से हमें इनकम दिखा रखी है और व्हाइट से एक्सपेंडिचर। हमें क्या बताना है? द इंक्रीमेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी फ्रॉम 2002 टू 2003, 2002 से 2003 तक कंपनी के खर्चे में कितनी वृद्धि हुई? 2002 में कंपनी का खर्चा मेरे पास कितना था? 30। 2003 में कंपनी का खर्चा कितना हो गया? 40। तो खर्चा 30 से 40 हुआ, कितना बढ़ा? 10। किससे? 30 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से, तो 1/3 की वैल्यू 33, 1/3%। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर आ जाएगा। तो 73 का आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं 74। 74 देखो हमें क्या कह रहा है? द इनकम इन 2002 इक्वल टू द एक्सपेंडिचर इन द ईयर। 2002 में कंपनी की आय, 2002 में कंपनी की आय 40 थी। अब हमें बताना है किस वर्ष के खर्चे के बराबर थी। 40 कंपनी का खर्चा कौन से साल में? 2003 के अंदर। तो 2003 के खर्चे के बराबर थी। 2002 में कंपनी की जो आय थी वो 2003 में उसके खर्चे के बराबर थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75, हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन। 10 persons आर, ये आर है भाई, seated at a round table, the probability that 2 particular persons sit together। अब देखो 10 लोग एक राउंड टेबल पर बैठे हैं, तो इनके बैठने की टोटल प्रोबेबिलिटी होती है फैक्टोरियल n-1। तो मेरे पास फैक्टोरियल 10-1 इनकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? फैक्टोरियल 9। तो मतलब इनके टोटल बैठने की जो पॉसिबिलिटीज है वो फैक्टोरियल 9 है। अब हमें कह रहे हैं कि नहीं, दो व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को एक साथ बैठा दे। तो 10 व्यक्ति हैं, 2 को एक साथ बैठा दे मतलब एक ही काउंट करें। 2 व्यक्तियों को एक काउंट करें तो व्यक्ति कितने बचे मेरे पास? 9। तो 9 पर्सन्स को अगर मैं बिठाऊं तो उनको बिठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फैक्टोरियल 9-1 फैक्टोरियल 8। लेकिन वो दोनों व्यक्ति आपस में तो अपनी जगह इंटरचेंज कर सकते हैं, पहला दूसरा, दूसरा पहला। तो ये आपस में कितनी जगह से स्विच कर पाएंगे? 2 तरह से। तो मेरे पास इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल प्रोबेबिलिटी है फैक्टोरियल 9, 2 लोगों के एक साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी फैक्टोरियल 8, वो दोनों आपस में स्विच हो सकते हैं तो 2। तो क्या आ जाएगा? फैक्टोरियल 8 इंटू 2, फैक्टोरियल 9 को अगर 9 इंटू फैक्टोरियल 8 लिखें तो फैक्टोरियल 8 से फैक्टोरियल 8 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2/9। तो 2 विशेष व्यक्तियों के एक साथ बैठने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 2/9। ये हमारा आंसर आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो ये टोटल आउटकम थे, ये हमारे फेवरेबल आउटकम थे। तो आंसर क्या गया? ऑप्शन बी। चलिए हमने क्या करा, पेपर के पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस।